गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 20 सितंबर 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अभी जो 2025 में सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और लगातार इस तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि और ज़्यादा दूर तक और आपके मित्रों तक वीडियो पहुँचे और आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी सपोर्ट हो सके और इस बार सीटेट इम्तहान सभी आदमी पास हो जाएं। चलिए इसी के साथ आगे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। पहला ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता की, दूसरा है सुगमकर्ता की, तीसरा है निर्देशक की, चौथा ऑप्शन है तालमेल बैठाने वाले की। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। इस नहीं को ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, दूसरा ऑप्शन निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, तीसरा ऑप्शन है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, चौथा ऑप्शन है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। अगला प्रश्न संख्या 3 है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस स्तर पर प्रभावित होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा ऑप्शन है पारिवारिक अपेक्षाएं, चौथा ऑप्शन है अंतर्निहित संभावित दंड। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंतर्निहित संभावित दंड। अगला प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। पहला ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, दूसरा ऑप्शन है कलन विधि एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करना, तीसरा ऑप्शन है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, चौथा ऑप्शन है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, दूसरा ऑप्शन है सभी विकास की परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, तीसरा ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, चौथा ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। पहला ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, तीसरा ऑप्शन आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, चौथा ऑप्शन आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। पहला ऑप्शन अभिसारी चिंतन, दूसरा ऑप्शन है संवेगी चिंतन, तीसरा ऑप्शन है अहंगवादी चिंतन, चौथा ऑप्शन है अपसारी चिंतन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न संख्या 8 है, बच्चों के बारे में
निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? यहाँ पर पहला ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 है, बच्चे, पहला ऑप्शन है, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। तीसरा ऑप्शन है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। चौथा ऑप्शन है, जिज्ञासा प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तक को क्षमताओं का उपयोग करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 है, बच्चों के त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उनमें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। चौथा ऑप्शन है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने के प्रक्रिया का अंग है। अगला प्रश्न संख्या 11 है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। दूसरा ऑप्शन है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। तीसरा ऑप्शन है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। चौथा ऑप्शन है, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न संख्या 12 है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उन डैश में विभिन्नता के कारण है। अभिक्षमता, दूसरा ऑप्शन अधिगम शैली, तीसरा ऑप्शन है प्रावर्तकता स्तर, चौथा ऑप्शन है मूल्यों। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम शैली। अगला प्रश्न संख्या 13 है, भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। पहला ऑप्शन है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक को सभी भाषाओं और सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
तीसरा ऑप्शन है जो बच्चा कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। दूसरा ऑप्शन एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। तीसरा ऑप्शन है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। चौथा ऑप्शन है हमारे आसपास का वातावरण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला प्रश्न संख्या 15 है जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। पहला ऑप्शन है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों में संचार माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न संख्या 16 है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। यह निगेटिव ऑप्शन है और यहाँ पे निगेटिव आंसर लेने के लिए भी कहा गया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न संख्या 17 है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। दूसरा ऑप्शन बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। तीसरा ऑप्शन है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्देश्य में उद्यम में सहायता करना। अगला प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन आनुवंशिकता। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक दल। चौथा ऑप्शन है परिवार। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिवार। अगला प्रश्न संख्या 19 है बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों। पहला ऑप्शन है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। दूसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। चौथा ऑप्शन है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 20 है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा
यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पहला ऑप्शन है लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, दूसरा ऑप्शन है गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, तीसरा ऑप्शन है गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, चौथा ऑप्शन है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न संख्या 21 है शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि है पहला ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन जन्म से 3 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष तक, चौथा ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष तक। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न संख्या 22 है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है संवेदी गति, चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 23 है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। पहला जटिल से कठिन, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य, तीसरा है साधारण से आसान, चौथा है सामान्य से विशिष्ट। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामान्य से विशिष्ट। अगला प्रश्न संख्या 24 है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सहयोग देना, दूसरा ऑप्शन है सहभागी अधिगम, तीसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, चौथा ऑप्शन है समीपस्थ विकास। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सहयोग देना। अगला प्रश्न संख्या 25 है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। पहला ऑप्शन है आत्मसातकरण, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा ऑप्शन अहं केंद्रितता, चौथा ऑप्शन है अनुकूलन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आत्मसातकरण। अगला प्रश्न संख्या 26 है मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। पहला ऑप्शन है सामाजिकृत अहं केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है जीववाद सामाजिकृत, तीसरा ऑप्शन है परिपक्व अपरिपक्व, चौथा ऑप्शन है अहं केंद्रित सामाजिकृत। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिकृत और अहं केंद्रित। अगला प्रश्न संख्या 27 है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। पहला ऑप्शन है बच्चों का एक कोने में बैठना, दूसरा ऑप्शन है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, तीसरा ऑप्शन है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं हो, चौथा ऑप्शन है बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला प्रश्न संख्या 28 है कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। पहला ऑप्शन है शारीरिक गति बोधक, दूसरा ऑप्शन है संगीतमय, तीसरा ऑप्शन है भाषाई, चौथा ऑप्शन है स्थानिक। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संगीतमय। अगला प्रश्न संख्या 29 है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। पहला ऑप्शन है लिंग जेंडर पक्षपाती, दूसरा ऑप्शन है शिक्षाप्रद, तीसरा ऑप्शन है सही दृष्टिकोण वाला, चौथा ऑप्शन है नीति परक। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लिंग जेंडर पक्षपाती। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा समावेशी शिक्षा मानती है कि
हमें डैश अनुरूप बदलना है। पहला ऑप्शन है व्यवस्था से बच्चे, परिवेश, परिवार, बच्चे, परिवेश, बच्चे, व्यवस्था। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यवस्था, बच्चे, व्यवस्था, बच्चे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। साथियों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए बताएं और इस तरह का वीडियो लगातार आपको मिले इसके लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और 2025 में सीटेट का रिजल्ट पाने के लिए आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो से जुड़े रहें और देखें। धन्यवाद।